मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं हूं पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह के साथ। आप कहें तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं और कैमरे की दुनिया से या कहें कि इस बनावटी दुनिया से अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढता कौन है? उन्हें जनता ढूंढता है, या जिनका काम हुआ है वो ढूंढता है। मैं कुछ आंशिक चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपको DNCT लाइव में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम चाहेंगे कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक विशेष संबोधन में यूं कहें कि जो जन समस्याओं को लेकर के जो लोग आशंकित थे, उसमें उन्होंने 80 करोड़ जनता की भावना को रखते हुए अनलॉक लॉकडाउन 2.0 की जो शुरुआत हुई है, इसमें कहा गया है कि 5 केजी गेहूं और 1 केजी चावल जो नवंबर तक मुफ्त दिया जाएगा, और भी बहुत सारे सुविधाओं का लाभ किया गया है। और भी विशेष रूप से ये वर्णन करेंगे क्या क्या सुविधा मिली है। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा संतोष जी कि प्रधानमंत्री सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। 5 किलो गेहूं और चावल से ज़्यादा आप एक पहल देखेंगे तो प्रधानमंत्री इस बात के लिए चिंतित थे कि सामाजिक दूरी घट रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, और हम बहुत दिन तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी एक चीज़ होती है जिससे कि देश को, समाज को, परिवार को आगे चलना होता है। तो सबसे पहली चिंता प्रधानमंत्री की वहाँ पे दिखाई पड़ रही थी, जो उनके चेहरे से भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। कहीं न कहीं ये बात सही भी है कि प्रधानमंत्री जी जब कोई अपील करते हैं तो भारत की 135 करोड़ की जनता उस बात को ध्यान से सुनती है और उसका अनुसरण। जी ने कहा कि नवंबर तक, जब तक आपका पूर्ण रोजगार का अवसर पैदा नहीं हो जाता है, तो नवंबर तक आपकी जो खाद्यान्न पहले चल रही थी लॉकडाउन में, वो चलती रहेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जो समाज की अंतिम व्यक्ति की चिंता हर हमेशा करते हैं, और कल भी उनके वाणी में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों की चिंता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। साथ ही साथ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में हमारी जो लापरवाही थी वो भी उनके चिंता का सबब था। जो आपने बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ जनता की बात कही है, उस 80 करोड़ में कुछ लोग छूट रहे हैं जो अपने आप में कहें कि जिनके बारे में आपने चर्चा की वो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसमें जो निजी शिक्षक थे या जो ट्यूशन करते थे, इस प्रकार से और भी छोटे कारोबारी हैं जो दुकान चलाते थे, उन सब का कारोबार लगभग बंद हो गया है। इस 80 करोड़ में वो भी सम्मिलित हैं क्या? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समेटने का प्रयास किया है। किसी भी काम को आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्य जो है वो करते रहने की एक प्रक्रिया है। अगर कुछ छूटा है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट होगा, तो उसको भी किसी न किसी रूप में समाहित किया जाएगा। बेगूसराय की बात कर लेते हैं सर। आज बेगूसराय में एक आतंक व्याप्त है। आपने देखा होगा कि कल भी दोहरी हत्याकांड से बेगूसराय दहला हुआ है। इस प्रकार के जो कारनामे हैं रोज हो रहा है, प्रशासन के ऊपर कुछ कहेंगे? लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि संजय जी आप बागी नेचर के हैं, आप प्रतिक्रियावादी हैं। मैं प्रतिक्रियावादी नहीं हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ संतोष जी, जो मैं महसूस करता हूँ वही चीज़ मैं बोल देता हूँ। ये आप मेरी कमजोरी कहें या मजबूती। मैंने कल परसों भी एक पोस्ट लिखा है कि क्या अब नेताओं का काम यह रह गया कि वो डेथ बॉडी के सामने जाके कहे कि मैं इस हत्या की निंदा करता हूँ, प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो हम सड़कों पे संघर्ष करेंगे, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। क्या अब नेताओं का मात्र औपचारिकता रह गई है कि ये तकिया कलम बोल के उसके बाद अपने घर में जाके बैठ जाना है? और पुलिस अधीक्षक ने भी एक तकिया कलम बना लिया है, पुलिस छापे मार रही है। इस घटना का उद्भेदन किया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि बेगूसराय में प्रशासनिक हनक हटी है, और जब प्रशासनिक हनक घटेगी तो चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो,
मेरी स्पष्ट मान्यता है कि वो हनक से चलती है, और बेगूसराय में अभी प्रशासन का वो हनक बिल्कुल समाप्त हो चुका है और आतंक प्रशासन के सर की टोपी बन के यहाँ पे बोल रही है। तो निश्चित रूप से ये बेगूसराय के लिए बहुत ही दुखद घटना है। बेगूसराय का अगर आप 5-6 महीने का उठाएंगे तो निश्चित रूप से नेता निंदा कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक उद्भेदन कर रहे हैं, बस इसके अलावे और कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। किसी भी केस का उद्भेदन अंतिम पायदान पे जाके निष्कर्ष निकलना वो दिखाई नहीं पड़ता है, चाहे वो हाल में धीरज का घटना हुआ हो या अन्य कोई। जिद आप देखे होंगे कि रजौरा की घटना में भी ये लोग कह रहे थे कि ये हत्या का मामला नहीं है, रोड एक्सीडेंट है। काफ़ी जिरह के बाद लाश की जब पोस्टमार्टम होती है तब हत्या मानने को मजबूर होते हैं। इसी प्रकार से अनेक घटनाएं घटी, बरौनी में घटनाएं घटी, वहाँ भी जो कुचला गया था उसको कहा गया कि ये मतलब हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंटल है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रशासन भी नए बहाने कर रही है, जिम्मेदारी लेने से भागती है हमेशा। हाँ, आज के नेता भी जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं, खास करके बेगूसराय में, और प्रशासन भी जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इस बेगूसराय की धरती पर आपका भी राजनीतिक करियर एक लंबे अरसे का हो चुका है। हमने देखा है इस दौरान में मुजफ्फरपुर लोकसभा के चुनाव प्रभारी के रूप में या दिल्ली, मुंबई, केंद्रीय स्तर पर आपको जिम्मेदारियां मिलती रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको भी राजनीतिक में प्रस्तुत करना चाहिए? बिहार में चुनावी शोरगुल फूंका जा चुका है, आपकी अपेक्षाएं? मैं अपने बारे में कुछ कहने में शुरू से अंतर्मुखी रहा हूँ, मांगने की मेरी आदत नहीं रही है, और शायद यही वजह था कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति ने मुझे मांगते हुए नहीं देखा। राजनीति निश्चित रूप से आप कहें जो अभी वार्ड 40 से वार्ड 15 के अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की मेरी राजनीति 1986 में चली थी, और उसके बाद जिला अध्यक्ष के रूप में, बेगूसराय के जिला अध्यक्ष के रूप में, भाजपा के क्रीड़ा मंच के जिला अध्यक्ष के रूप में, फिर अनेक, कम से कम बिहार के आधे से ज़्यादा जिला हैं जहाँ पे मैं प्रभारी। मतलब जो बच्चा रोए नहीं उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। जो बिहार में क्रिकेट एसोसिएशन को ऊपर उठाने में इनका बहुत योगदान है। बहुत सारे युवा होंगे जो देख रहे होंगे इन बात को और पहचानने की कोशिश भी करेंगे कि खेल एक सामाजिक उत्थान का माध्यम होता है। आप उस रूप में भी बिहार में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रिकेट में मैं 20 साल से लगा हुआ हूँ, और निश्चित रूप से सभी की इच्छा को आप पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेगूसराय के क्रिकेट में एक ये मापदंड बना है कि जो भी अच्छा खेलेगा वही जिला के प्लेटफॉर्म पर आएगा। देखा भी गया निष्पक्षता आपकी। और बेगूसराय में आपको जान के हैरत होगी कि 20 साल से बेगूसराय एक ऐसा जिला है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीग कंटिन्यू हो रहे हैं, कोई साल गैप नहीं गया है। अब तो बेगूसराय में अंडर 19, अंडर 16 भी होती है। इस बेगूसराय में कोई आपको मेरे बारे में, चाहे वो मेरे विचार को मानने वाले ना ही हो या किसी दूसरे दल के ही लोग हैं, वो मेरे ऊपर कोई कलंक या मेरे ऊपर ये नहीं कह सकते हैं कि संजय ने ये ठग लिया, संजय ने वो ठग लिया, संजय ने ऐसा नहीं किया, संजय ने वैसा नहीं किया। मैं वही काम करता हूँ जिस काम के लिए मेरा हार्ट, मेरा दिल अलाउ करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि संजय राजनीति दिल से करता है, दिमाग से नहीं, लेकिन शायद आज का जो समय है वो राजनीति दिमाग से करने का है। ये तो साफ हो गया कि ये सिर्फ सेवा करेंगे और मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि अंतर्मुखी हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय दल या बिहार राज्य भाजपा आजमाना चाहे तो आप किस क्षेत्र को चुनेंगे? मैं बेगूसराय का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, और मुझे ये कहते हुए फख्र है कि बेगूसराय का कोई भी ऐसा गांव नहीं है संतोष जी जिस गांव में मुझे जानने वाले 25-50 लोग ना हो। और ये आप किसी गांव में जाके पूछ सकते हैं।
मेरा सर्किल थोड़ा सा बड़ा है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का तो हम काम कर ही रहे हैं, बिल्कुल 30 साल का लंबा कार्यकाल रहा है। फिर मेरा एक क्रिकेट का है, फिर दूसरा खेल महासंघ है, मैंने अनेक इस प्रकार के, जिसमें बेगूसराय में बिजली का आंदोलन हुआ करता था। आपको जान के हैरत होगी कि पूरे बेगूसराय के नगर निगम के लोगों ने हमें बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का संयोजक बनाया था, और आलोक जी और जवाहर भारद्वाज जी सह संयोजक थे। उनको यही लगता था कि संजय ज़्यादा समय दे पाएगा। मेरा ये नहीं कहना, आलोक अग्रवाल जी, जवाहर भारद्वाज जी हमसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति, लेकिन उनको ये लगता था कि संजय ज़्यादा संघर्ष कर पाएगा, ज़्यादा समय देगा। तो इसीलिए सारे व्यवसायियों ने मिलके उस समय हमें, जिस समय की भाजपा विपक्ष में थी और बिजली का यहाँ पे बहुत ही हाहाकार हुआ करता था, उस समय उन लोगों ने कन्वेनर बनाने का काम किया। तो मेरा जो एक क्षेत्र जो है, विभिन्न क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि एक तो कोई ऐसा, इसलिए मैं ये कहूँ कि मतलब यहाँ से लड़ूँ, वहाँ से लड़ूँ, वहाँ से लड़ूँ, तो ये कहना अपने आप में एक, आप कह सकते हैं कि क्षेत्र के साथ न्यायोचित होगा। लेकिन मेरा जन्म से कर्म सारा कुछ बेगूसराय शहर में है। मेरा ननिहाल, जैसा कि आप जानते हैं कि भैरवार में है, तो वहाँ भी लोगों का एक अच्छा मतलब, तो मैं ये नहीं कह सकता। ये कर्म क्षेत्र बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र आपका कर्म क्षेत्र है अभी तक? बेगूसराय जिला ही मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि केवल बेगूसराय, लेकिन निश्चित रूप से जब पार्टी विचार करेगी, पार्टी अगर सोचेगी, पार्टी अगर पूछेगी, मैं फिर कहता हूँ मैं पार्टी से कहने नहीं जाऊँगा। पिछली बार भी मैं पार्टी से कहने नहीं गया था, पिछली बार भी पार्टी ने कही थी, इस बार भी मैं पार्टी को ये कहने नहीं जा रहा हूँ कि आप हमें दे दें। लेकिन अगर पार्टी को लगेगी कि ये लड़का जैसे, क्योंकि मैं तो ये कभी नहीं कहने गया कि मैं मुजफ्फरपुर का प्रभारी बनूंगा, ये तो पार्टी, बिल्कुल साफ न्याय उचित बात है कि जब आप जिम्मेदारियां देते हैं, अलग जगह जिम्मेदारियां देते हैं, तब भी हम नहीं कहने जाते हैं कि आप मुझे, हम सिर्फ निभाते हैं। तो अब भी ये पार्टी का निर्णय होगा कि आपको कहां से जिम्मेदारी दे, लेकिन ये आपका कर्म क्षेत्र है। निश्चित रूप से जब पार्टी पूछेगी तो प्राथमिकता के आधार पर बेगूसराय विधानसभा रहेगा। और बेगूसराय विधानसभा में मैंने कहा, यहीं पे मैं वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ, यहीं पे मैं नगर कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ, यहीं पे बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का मैं क्या कहते हैं चेयरमैन रहा हूँ, यहीं पे मैंने अनेक अपराध के खिलाफ आंदोलन को खड़ा किया हूँ। मेरा जड़ ही यही है, यहीं कैंटीन चौक, यहीं हड़ताली चौक, यहीं कर्पूरी स्थान, यहीं हीरालाल, यहीं बिशनपुर, यहीं आप रमे हैं गली गली में, गली गली में। कोई ऐसा वार्ड, मैं कहा ना कि अभी भी अगर आप मेरे साथ स्कूटी से चले तो किसी भी वार्ड में आपको लगेगा कि संजय का घर सर्वोदय नगर बिशनपुर में है कि रतनपुर में है कि मीरगंज में है कि लोहिया नगर में है कि बाघा में है। ये आप अगर नहीं जानते हैं कि मेरा घर कहाँ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बेगूसराय की हर गलियों में जो लोगों का प्यार स्नेह दिखाई पड़ेगा, वो आपको लगेगा कि शायद इसी गली में संजय का घर हो। बिल्कुल, यदि न्याय होगा तो यहीं का किसी आदमी को ये मौका मिलना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा इनका, हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और एक सही बातों को, निश्चित रूप से मेरी ये आदत नहीं है, लेकिन आपने जब कल फ़ोन किया तो मुझे लगा कि मैं आपसे क्या बोल पाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मुझे मांगने की आदत नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे मित्र भी रहे हैं, आपसे एक सरोकार भी जुड़ा हुआ है। तो जब आपने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक नया पोर्टल खोला है, हमारी शुभकामना है कि निश्चित रूप से ये पोर्टल निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर जब आगे बढ़ेगी तो थोड़ी सी तो परेशानी होगी, क्योंकि सत्यता में परेशानी है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो निखर के आएगा तो फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। इस आशा और अपेक्षा के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, ये आप देख रहे हैं जिस पोर्टल की इन्होंने बात की, उसका मुख्य उद्देश्य अन्याय के खिलाफ हम बोलते रहें और न्याय को आगे लेकर के आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।